श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षे वही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने ल्यप लोप पंचमी को देखा था, अर्थात त्वा और ल्यप प्रत्यांत क्रिया का लोप होने पर त्वा और ल्यप प्रत्यांत क्रिया के कर्म और अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको उदाहरण सहित विस्तार से हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज षष्ठी विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। पुरः, समक्षम, अग्रे, पश्चात, मध्य, अंतः, ऊपरी, अधः इन अव्ययों के संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। पहले इन अव्ययों के अर्थ देख लेते हैं। प्रथम अव्यय है पुरः, अर्थ है सामने। दूसरा है अग्रे, अर्थ है आगे। तो सामने और आगे में भेद इतना ही है कि कोई व्यक्ति अपना मुंह हमारे मुंह की ओर करके खड़ा है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति सामने खड़ा है, और यही व्यक्ति यदि अपनी पीठ हमारे मुंह की ओर करके खड़ा है तो हम कहेंगे कि हमारे आगे खड़ा है। मेरे सामने दुकान है का मतलब ये होगा कि मेरा मुंह और दुकान का मुंह आमने सामने है, तब हम कहेंगे कि मेरे सामने दुकान है। पर यदि दुकान का पिछला हिस्सा मेरे मुंह के सामने आ रहा है तब मैं कहूँगी कि मेरे आगे दुकान है। इस प्रकार हम अपने लौकिक व्यवहार में भी सामने और आगे इन दोनों का अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कब हमें पुरः अव्यय का प्रयोग करना है और कब हमें अग्रे अव्यय का प्रयोग करना है। आगे अव्यय है समक्षम, इसका अर्थ होता है आँखों के सामने। पश्चात का अर्थ है पीछे। मध्य का अर्थ है बीच में। अंतः का अर्थ है के अंदर। ऊपरी अर्थात ऊपर, और अधः अर्थात नीचे। सबसे पहले पूरा अव्यय का प्रयोग देखेंगे। पुरः शब्द के संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरः के अर्थ में हम पुरस्तात् इस अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। वाक्य है म्यूजियम के सामने ही लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर म्यूजियम का मुख जिधर है उधर ही लाइब्रेरी का भी मुंह है, तब हम म्यूजियम के सामने लाइब्रेरी है ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सामने इसका अनुवाद करने के लिए पुरः अव्यय का प्रयोग करना होगा। लाइब्रेरी को संस्कृत में पुस्तकालय कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। और म्यूजियम को संस्कृत में संग्रहालय कहते हैं, यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। सामने इस शब्द का संबंध म्यूजियम के साथ है। किसके सामने है? म्यूजियम के सामने। और सामने इसका अनुवाद करने के लिए हम पुरः अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो पुरः का जो संबंधी शब्द होगा वो म्यूजियम होगा। तो म्यूजियम का अनुवाद करने के लिए अब हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा संग्रहालयस्य पुरः एव पुस्तकालयः अस्ति। और यदि हम पुरस्तात् अव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा संग्रहालयस्य पुरस्तादेव पुस्तकालयः अस्ति। आगे वाक्य है रेलवे स्टेशन के सामने बस और ट्रक का अकस्मात हुआ। हुआ इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। अकस्मात को संस्कृत में दुर्घटना कहते हैं। हुआ इस क्रिया का कर्ता कारक है। ट्रक के लिए ट्रकयान और बस के लिए बसयान प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। रेलवे स्टेशन को संस्कृत में रेल स्थानक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अब इस वाक्य में सामने इसका संबंध रेलवे स्टेशन के साथ है। किसके सामने? रेलवे स्टेशन के सामने। तो बस सामने का अनुवाद करने के लिए हम पुरः अव्यय का प्रयोग करेंगे, अतः इसका संबंधी शब्द हो गया रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा रेल स्थानकस्य पुरः बसयानस्य ट्रकयानस्य च दुर्घटना अभवत्। बस और ट्रक का दुर्घटना के साथ संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति आई है, न कि पुरः के साथ संबंध होने के कारण, ये ध्यान रखना है। पुरः के साथ संबंध रेल स्थानक का है, अतः रेल स्थानक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुरस्ताद अव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य इस प्रकार होगा रेल स्थानकस्य पुरस्तात् बसयानस्य ट्रकयानस्य च दुर्घटना अभवत्। आगे दो अव्ययों को देखेंगे, पहला है अग्रे और दूसरा है पश्चात।
दोनों के संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य है, स्टेडियम के आगे मॉल है और पीछे सब्जी मंडी है। पहले अनुवाद करेंगे। स्टेडियम के आगे मॉल है। मॉल को संस्कृत में महापण कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। महाआपण में दो शब्द हैं, एक है महा, दूसरा है आपण। आपण हम सब परिचित हैं, दुकान को कहते हैं, और महा मतलब बड़ा, तो बड़ी दुकान को महाआपण कहेंगे। तो मॉल एक बड़ी दुकान सा होता है, इसलिए मॉल को संस्कृत में महाआपण कहते हैं। स्टेडियम को संस्कृत में क्रीड़ा भूमि कहते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। वाक्य में आगे इसका संबंध स्टेडियम के साथ है, अतः स्टेडियम का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो स्टेडियम के आगे मॉल है, इसका अनुवाद होगा क्रीड़ा भूमे है, क्रीड़ा भूम्याः वा अग्रे महाआपणः अस्ति। शेष वाक्य है, और पीछे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी को संस्कृत में शाक विपणी कहते हैं, इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इस वाक्य में पीछे इसका भी संबंध स्टेडियम के साथ ही है, स्टेडियम के पीछे। तो स्टेडियम का प्रयोग तो हम पहले कर चुके हैं, अतः दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य का अनुवाद होगा पश्चात च शाक विपणी ही अस्ति। यदि इतना ही वाक्य होता कि स्टेडियम के पीछे सब्जी मंडी है, तब अनुवाद होता क्रीड़ा भूमे है, क्रीड़ा भूम्याः वा पश्चात च शाक विपणी ही अस्ति। आगे वाक्य है, मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे भी और पीछे भी आतंकवादियों की बाइक थी। इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम असधातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। क्या थी? बाइक थी। बाइक कर्ता कारक है और संख्या में बहुत हैं, अतः असधातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। रूप बनेगा आसन। बाइक को संस्कृत में मोटरयान कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। आतंकवादी के लिए संस्कृत में आतंकवादीन इनंत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, जिसके रूप हम 65वीं कक्षा में देख चुके हैं। और इस वाक्य में मुख्यमंत्री शब्द का भी प्रयोग किया है, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्रीन इनंत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होगा। तो इन दोनों के रूप किस प्रकार चलते हैं उसको देखने के लिए आप 65वीं कक्षा देख सकते हैं। आतंकवादियों का बाइक के साथ संबंध है, अतः आतंकवादी का अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और संख्या में बहुत होने से हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। आगे इसका अनुवाद करने के लिए हम अग्रे अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके आगे? गाड़ी के आगे। तो गाड़ी का आगे के साथ संबंध है, तो अग्रे के साथ संबंधित जो शब्द है उसका अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के इसका अनुवाद करने के लिए हम यान अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और किसकी गाड़ी है? मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री का भी गाड़ी के साथ संबंध है, संबंध के कारण मुख्यमंत्री का अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पीछे इसका अनुवाद करने के लिए हम पश्चात शब्द का प्रयोग करेंगे। किसके पीछे? मुख्यमंत्री की गाड़ी के पीछे। तो पीछे का संबंध भी गाड़ी के साथ ही है, तो गाड़ी का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। भी का अनुवाद करने के लिए अपि अव्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा मुख्यमंत्रिणः यानस्य अग्रे अपि पश्चादपि आतंकवादीनां मोटरयानान्यासन्। मोटरयानानि आसन यहाँ पर यण संधि हुई है। इस प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पुरः और अग्रे इन दोनों अव्यय में क्या भेद है और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। आगे अव्यय है समक्षम, उसके संबंधी शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वाक्य है, भाई की आंखों के सामने ही उसने उस लड़की का चाकू से गला काट दिया। काट देना, इसके लिए कर्तृ धातु का प्रयोग करेंगे। इसके रूप पाठी के समान ही चलते हैं। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग करेंगे। क्या काट दिया? गला काट दिया। तो गला कर्मकारक है। गले को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। किससे काटा? चाकू से काटा। चाकू करण कारक है। चाकू को संस्कृत में छुरिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। उस लड़की का इसका गले के साथ संबंध है। संबंध होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसने काटा? उसने। तो उसने यह कर्ता कारक है। आँखों के सामने, इसका अनुवाद करने के लिए हम समक्षम अव्यय का प्रयोग करेंगे। ही का अनुवाद करने के लिए एव अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसकी आँखों के सामने? भाई की। तो भाई का आँखों के सामने इसके साथ संबंध है। इसका संबंधी शब्द होने से भाई की, इसका अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भाई के लिए संस्कृत में भ्रातृ प्रातिपदिक का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भ्रातुः। तो वाक्य का अनुवाद होगा भ्रातुः समक्षम एव सह तस्याः बालिकायाः छुरिकया ग्रीवाम् अकर्तयत्।
दूसरा वाक्य है हमारे देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया, अर्थात हमारे आँखों के सामने ही सब कुछ नष्ट हो गया। तो देखते ही देखते इसका भी अनुवाद करने के लिए हम समक्षम अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। हो गया इसका अनुवाद करने के लिए भू धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। हो गया इस क्रिया का कर्ता कारक है सब कुछ का अनुवाद करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कोई लिंग विशेष न होने से नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। सब कुछ कैसा हो गया? नष्ट हो गया। तो नष्ट यह सब कुछ का विशेषण है। सब कुछ के लिए हमने नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः नष्ट इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। नष्ट के लिए संस्कृत में नष्ट शब्द ही है। देखते ही देखते का संबंध हमारे इसके साथ है, तो हमारे इसका अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा अस्माकं समक्षम एव सर्वं नष्टम अभवत्। आगे अव्यय है मध्य, इसके भी संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य है आज दोपहर बाजार के बीच में बम फटा। तो फटना इसका अनुवाद करने के लिए उत्पूर्वक पट धातु का प्रयोग करेंगे। इसके रूप पठ के अनुसार चलते हैं और भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग करेंगे। क्या फटा? बम फटा। तो बम यह फटने की क्रिया का कर्ता कारक है। बम को संस्कृत में रणघोल कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। रणघोल में दो शब्द हैं, रण और गोल। रण को संस्कृत में युद्ध कहते हैं और गोल अर्थात गोला जो रण में प्रयोग किया जाता है, युद्ध में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बम के लिए संस्कृत शब्द हो गया रणघोल। बीच में इसका अनुवाद करने के लिए हम मध्य अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके बीच में? बाजार के बीच में। तो बाजार का बीच में इसके साथ संबंध होने से बाजार का अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बाजार को विपणी कहते हैं। कब फटा? दोपहर में। तो दोपहर कालाधिकरण है, इसका अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। दोपहर को संस्कृत में मध्याह्न कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। आज का अनुवाद करने के लिए हम अद्य अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा अद्य मध्याह्ने विपणेः मध्ये रणगोलः उदपटत्। लोक में एक शब्द हम प्रयोग करते हैं बीचों बीच। बीचों बीच इसका अनुवाद करने के लिए हम सममध्य इस अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग करके देख लेते हैं। वाक्य है परसों नगर के बीचों बीच दंगा भड़का। तो भड़कना इसके लिए उत्पूर्वक भ्रम धातु का प्रयोग होता है। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग करेंगे और इसके रूप भी पठ के अनुसार ही चलते हैं। क्या भड़का? दंगा। दंगा कर्ता कारक है। दंगे को संस्कृत में डमर कहते हैं, दंगा फसाद। इसके लिए संस्कृत में डमर प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। बीचों बीच इसका अनुवाद करने के लिए हम सममध्य इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके बीचों बीच? नगर के। तो बीचों बीच के साथ नगर का संबंध है, अतः नगर का अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नगर के लिए नगर अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। परसों यह कालाधिकरण है, इसका अनुवाद करने के लिए परह्यः अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा परह्यः नगरस्य सममध्ये डमरः उदभ्रमत्। तो इस प्रकार मध्य और सममध्य इन दो अव्ययों का प्रयोग किस प्रकार करना है यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे अव्यय है अंतः, अर्थ है अंदर। इसके संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य है अभी अभी एक अजनबी घर के अंदर गया। तो गया इसका अनुवाद करने के लिए गम धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। अंदर इसका अनुवाद करने के लिए अंतः अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके अंदर? घर के अंदर। तो अंदर के साथ घर का संबंध होने से घर का अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन गया? एक अजनबी गया। तो एक अजनबी यह कर्ता कारक है। अजनबी के लिए संस्कृत में अज्ञात व्यक्ति स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। एक यह अजनबी का विशेषण है। अभी अभी इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अधुनैव इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा अधुनैव एकः अज्ञात व्यक्ति ही गृहस्य अन्तः गच्छत्। आगे वाक्य है अलमारी के अंदर ड्रॉअर में पैसे हैं, जा ले आ। पैसों को संस्कृत में रूप्यक कहेंगे, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है क्रिया का कर्ता कारक है। कहाँ है? ड्रॉअर में। तो ड्रॉअर अधिकरण कारक है। इसका अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ड्रॉअर को संस्कृत में चल संपुट कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अंदर का अनुवाद करने के लिए अंतः अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके अंदर? अलमारी के अंदर। अलमारी अंदर इसका संबंधी शब्द है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अलमारी को संस्कृत में कपाटिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। इस प्रकार अलमारी के अंदर ड्रॉअर में पैसे हैं, इसका अनुवाद होगा
कपाटिकायाः अन्तः चलसम्पुटे रूप्यकाणि सन्ति। जा ले आ, तो जा यह एक क्रिया है, ले आ यह दूसरी क्रिया है, दोनों में आदेश हैं। आदेश होने से हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जा के लिए घम धातु का प्रयोग करेंगे और ले आ इसके लिए आ नी धातु का प्रयोग करेंगे। तो जा ले आ इसका अनुवाद होगा गच्छ आनय। आगे अव्यय है ऊपरी, अर्थ है ऊपर। इसके भी संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य है पर्वत के ऊपर टेलीफोन का टावर है। तो टावर यह है क्रिया का कर्ता कारक है और टावर को संस्कृत में अट्ट कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। किसका टावर? टेलीफोन। तो टेलीफोन का टावर के साथ संबंध है। संबंध होने के कारण टेलीफोन का अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। टेलीफोन को संस्कृत में दूरभाष कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। ऊपर इसका अनुवाद करने के लिए ऊपरी अव्यय का प्रयोग होगा। किसके ऊपर? पर्वत के ऊपर। तो पर्वत का ऊपर के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पर्वत को संस्कृत में पर्वत ही कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। वाक्य का अनुवाद होगा पर्वतस्य उपरि दूरभाषस्य अट्टः अस्ति। आगे वाक्य है देख पेड़ के ऊपर मेरी पतंग उड़ रही है। उड़ने के लिए हम उत्पूर्वक डी धातु का प्रयोग करेंगे। इसके रूप सह धातु के अनुसार ही चलते हैं। आत्मनेपद के रूप देखते समय इस धातु के भी रूप हमने देखे हुए हैं। क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग कर्ता कारक है। पतंग को संस्कृत में वाताट कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। किसकी पतंग? मेरी। मेरी इसका अनुवाद करने के लिए हम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। ऊपर का अनुवाद करने के लिए ऊपरी अव्यय का प्रयोग होगा। किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। तो पेड़ का ऊपर के साथ संबंध होने से पेड़ का अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देख यह आदेशात्मक क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम दृश्य धातु लोट लकार में प्रयोग करेंगे। और यह अंडरस्टूड है कि देख क्रिया का कर्ता तू ही हो सकता है, अतः हमें लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा पश्य वृक्षस्य उपरि मम वाताटः उड्डयते। संस्कृत में एक अव्यय है ऊपर ऊपरी। इसका अर्थ होता है थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर बताने के लिए हम संस्कृत में ऊपरी ऊपरी अव्यय का प्रयोग करेंगे। ऊपरी ऊपरी शब्द को 2 बार पढ़ा हुआ है और संधि कार्य करके ऊपरी ऊपरी बन गया है। पर यदि हम ऊपरी ऊपरी अव्यय का प्रयोग करेंगे तो उसके संबंधी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रहे, इसलिए इस नियम को भी मैं यही बता रही हूँ कि ऊपरी अव्यय का प्रयोग करते समय संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। पर जब हम ऊपरी ऊपरी अव्यय का प्रयोग करेंगे तब उसके संबंधी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है देख पेड़ के ऊपर ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। मतलब पेड़ से ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ी सी ऊंचाई पर पक्षी उड़ रहे हैं। ये बताना हो तब हम ऊपर ऊपर शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऊपर ऊपर इस शब्द का अनुवाद करने के लिए हम ऊपरी ऊपरी इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। अब ऊपरी ऊपरी अव्यय के साथ जिस शब्द का संबंध है उसका अनुवाद करने के लिए हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पेड़ के ऊपर ऊपर अर्थात पेड़ का संबंध है, तो पेड़ का अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पक्षी को संस्कृत में पक्षिन कहते हैं, इनंत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इसके रूप भी हम 65वीं कक्षा में देख चुके हैं। तो वाक्य का अनुवाद होगा पश्य वृक्षम ऊपर ऊपरी पक्षिणः उड्डयन्ते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऊपरी अव्यय का प्रयोग करते समय संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है और ऊपरी ऊपरी अव्यय का प्रयोग करते समय संबंधी शब्द में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अंतिम अव्यय है अधः। इसके संबंधी शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य है थैले के नीचे सूटकेस है उसमें रख दे। सूटकेस है क्रिया का कर्ता कारक है। सूटकेस को संस्कृत में पेटिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। नीचे इसका अनुवाद करने के लिए अधः अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके नीचे? थैले के नीचे। तो थैले का नीचे के साथ संबंध होने से थैले का अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। थैले को संस्कृत में स्यूत कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। उसमें रख दे। रखने के लिए स्थापित धातु का प्रयोग होता है। पाठी के अनुसार इसके रूप चलेंगे। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। उसमें यह अधिकरण कारक है, अतः अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस सर्वनाम के द्वारा सूटकेस को बताया जा रहा है और सूटकेस के लिए हमने पेटिका स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया था, अतः इसके अनुवाद करते समय हमें तत् सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा स्यूतस्य अधः पेटिका अस्ति तस्यां स्थापय।
दूसरा वाक्य है, दुष्टों ने उसको 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। फेंकने के लिए क्षिप धातु का प्रयोग होगा, भूतकाल होने से लंग लकार। नीचे का अनुवाद करने के लिए अधः अव्यय का प्रयोग करेंगे। अब आप इस वाक्य में देख सकते हैं, नीचे इस शब्द का अन्य किसी शब्द के साथ संबंध नहीं है, सीधा फेंकने की क्रिया के साथ ही संबंध है। मंजिल का संबंध फेंकने की क्रिया के साथ है। मंजिल फेंकने की क्रिया का अपादान कारक है, अतः मंजिल का अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मंजिल को संस्कृत में स्तर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। भूमि भी कहते हैं, वह इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। हम यहाँ पर स्तर अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कौन सी मंजिल से? 15वीं मंजिल से। तो 15वीं यह मंजिल का विशेषण है। 15वीं के लिए संस्कृत में पंचदश प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। मंजिल का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः 15वीं इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। उसको यह फेंकने की क्रिया का कर्म कारक है, अतः इसका अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसने फेंक दिया? दुष्टों ने। दुष्ट कर्ता कारक है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा, दुष्टाः तं पंचदशात् स्तरात् अधः अक्षिपन्। अधः जैसा दूसरा अव्यय है अधोधः, थोड़ा नीचे। इस अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में अधोधः अव्यय का प्रयोग होता है, पर जब हम अधोधः अव्यय का प्रयोग करेंगे तो उसके संबंधी शब्द में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, अधः अव्यय का प्रयोग करते समय संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और अधोधः अव्यय का प्रयोग करते समय संबंधी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए एक वाक्य देख लेते हैं। दरवाजे के छज्जे से थोड़ा नीचे बिजली का तार जा रहा था। जा रहा था इसका अनुवाद करने के लिए हम गम धातु के साथ स्मव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या जा रहा था? बिजली का तार। बिजली का तार कर्ता कारक है। बिजली के तार को संस्कृत में विद्युत तार कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। थोड़ा नीचे इसका अनुवाद करने के लिए अधोधः अव्यय का प्रयोग करेंगे। किससे थोड़ा नीचे? छज्जे से। तो थोड़ा नीचे इसके साथ छज्जे का संबंध है, अतः छज्जे का अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छज्जे को संस्कृत में वल्भी कहते हैं, ह्रस्व इकारांत शब्द भी हैं और वल्भी दीर्घ इकारांत शब्द भी हैं। दोनों ही स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं, दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दरवाजे को संस्कृत में द्वार कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। दरवाजे का छज्जे के साथ संबंध है। संबंध होने के कारण दरवाजे का अनुवाद करते समय हम द्वार प्रातिपदिक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, द्वारस्य वल्भ्याः धोधः विद्युत तारः गच्छति स्म। इस प्रकार पुरः, समक्षम, अग्रे, पश्चात, मध्य, अंतः, ऊपरी, अधः इन अव्ययों के साथ संबंधी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना है, यह नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखने की थी कि ऊपरी ऊपरी और अधोधः इन दो अव्ययों के साथ संबंधी शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आप अपने व्यवहार में इन शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि ये आपके लिए सहज हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः। ॐ